देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान आ सकता है। पीएम जैसे ही बोलेंगे हम आपको उनकी बात लाइव सुनवाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का इलाज कैसे होगा, ये लगभग फाइनल हो चुका है। आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में कैसे मिलाया जाएगा, इसकी प्लानिंग हो गई है। आज हिंदुस्तान ने आने वाले एक्शन का ट्रायल टेस्टिंग भी कर लिया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आज गंगा एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर हंट डाउन की प्रैक्टिस की गई है। हिंदुस्तान ने आज संकेत दे दिया है कि वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को ऐसे ही चुन चुन कर मारेगा। हंट डाउन वैसा ही होगा जैसा अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर किया था और एबटाबाद में घुसकर आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। हिंदुस्तान के इस एक्शन के साथ अमेरिका भी खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया। वेंस ने दो टूक कहा कि आतंकी पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेट करते हैं। वेंस ने कहा कि भारत ऐसे आतंकियों का पता लगाकर उन पर एक्शन लेगा। वेंस ने पाकिस्तान को भी एलानिया तौर पर कह दिया है कि उसे अपने मुल्क में बैठे आतंकियों को मारने में भारत की मदद करनी चाहिए। ये एकदम साफ हो गया है कि पाकिस्तान चाहे कितना भी हो हल्ला मचा ले, लेकिन इस बार वो बचने वाला नहीं है। या तो पाकिस्तान में बैठे एक एक आतंकियों को भारत चुन चुन कर मारेगा और वो मुंह ताकता रहेगा, या फिर इसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना होगा। चुनना पाकिस्तान को है कि वो 2, 4, 10 आतंकियों को बचाता है या 24 करोड़ की अपनी आवाम को। हिंदुस्तान का इरादा आज जैसे ही पाकिस्तान ने भापा वैसे ही वो सख्ते में आ गया। ये जो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, ये तस्वीर है तो एयरफोर्स के ट्रायल की, ये है तो एयर स्ट्रिप के ट्रायल की, लेकिन ये तस्वीर पाकिस्तान के उन जख्मों को हरा करने के लिए काफी है जब एबटाबाद में बैठे आतंकी का खात्मा अमेरिका के द्वारा किया गया था। और इसी का डर पाकिस्तान को सता रहा है। आईएसआई ने आतंकी हाफिज सईद की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। यहाँ इंडियन एयरफोर्स हंट डाउन का अभ्यास कर रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आतंकी आका हाफिज सईद को डर की वजह से सेफ हाउस में छिपाने में लग गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान खुद अपनी बर्बादी का जिम्मेदार होगा? क्या हिंदुस्तान पहलगाम की गुनहगारों को लादेन की मौत मारेगा? इन्हीं सवालों पर करते हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कैसे अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ है अमेरिका। तो अमेरिका साफ तौर पर यह बता रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने दुश्मन नंबर 1 को हंट डाउन करके मारा था, वैसा ही तरीका भारत को अपनाना चाहिए। और अमेरिका तो यह भी कह रहा है कि पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए और उन आतंकियों का खात्मा करवाना चाहिए जो पाकिस्तान की सरजमी पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार होगा? अभी तक के उसके कदमों को देखें तो आंसर ना में मिलता है, क्योंकि हाफिज सईद की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, उसे सेफ हाउस में पहुंचा दिया गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इसके साथ ही साथ हमारे साथ हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आरजू काजमी जी पकिस्तानी पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू, सवाल पाकिस्तान के सामने अब यह है कि 2-4 आतंकी जो दहशतगर्द हैं, जो मासूमों की जान लेते हैं, पाकिस्तान उन्हें बचाएगा या अपने 24 करोड़ लोगों की जान को दांव पर लगाएगा? देखिए, होना तो यही चाहिए कि यहाँ पर चाहे वो हाफिज सईद हो या दूसरे जिनको के टेररिस्ट, ना सिर्फ ये कि आप लोग कहते हैं बल्कि यहाँ के भी कई लोग मानते हैं, और यूनाइटेड नेशन ने भी कह रखा है, यूएन में भी कहा है कि ये टेररिस्ट है, उनको पाकिस्तान को उनके हवाले कर देना चाहिए। मैं 2 दिन से तो खैर यही सुन रही हूँ कि हाफिज सईद को बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, लेकिन वो सब सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी कोई बात नहीं की गई है अभी तक, लेकिन डेफिनेटली ये लोग तो हमारे यहाँ ही, पहले तो हम ख्वाजा आसिफ साहब को कहते थे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कि जी उन्होंने कह दिया कि हम लोग जो है 30 इयर्स तक मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, लेकिन अभी तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान का एक पास्ट है, लेकिन वो पाकिस्तान का पास्ट नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रेजेंट भी है। बिलावल साहब को ये भी बताना चाहिए था, इसलिए कि इस वक्त तक हम लोग इस तरह के लोगों को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम उस पास्ट में से निकल तो नहीं पाए हैं, अभी भी हम उसी को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, आज जो अमेरिका की तरफ से अपना स्टैंड साफ किया गया है आरजू, वो स्टैंड तो साफ ये बता रहा है ना कि पाक के अंदर से आतंकी ऑपरेट करते हैं, ये पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकवादी हैं। दूसरा ये, उन आतंकियों को अब खात्मा करने का वक्त आ गया और भारत इसमें देरी नहीं करेगा। तीसरा ये कि पाकिस्तान को भारत का सहयोग करना चाहिए इन आतंकियों के खात्मे के लिए। और चौथा ये कि भारत को अमेरिका का फुल सपोर्ट है। तो हाफिज सईद का खात्मा होगा, क्या ये चर्चा पाकिस्तान में भी होती है आरजू?
देखिए, पाकिस्तान में तो बिल्कुल ये इस बात इसके ऊपर बात नहीं की जाती, इसलिए कि अगर आप पाकिस्तान के लोगों की बात करें तो उनके लिए तो हाफिज सईद हीरो है। हाफिज सईद ने बड़ा कोई मदरसे खोल रखे हैं और बड़ा कोई नेक काम कर रहा है, उसको तो टेररिस्ट मानेंगे तब उसको कोई सजा भी देंगे। और जो सजा दी गई है, जो कि हाउस अरेस्ट है, वो भी इसलिए कि एफएटीएफ में हम बुरी तरह से फंस गए थे और हमें उसमें से निकलना था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे कई जो मिनिस्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, अब अगर वो इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर वही बात कर रहे हैं जो हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं और उसके बाद हमें बुरा भला कहा जाता है, तो अब यहाँ के लोग ये भी देख लें कि अब मिनिस्टर्स तक ये बात मानने लगे हैं, तो डेफिनेटली अब हो सकता है कि ये कुछ काम करें, अब ये किसी पॉजिटिव तरफ जाएं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर हमसे बहुत सारे आतंकवादी हैं जिनका मैं जिक्र करूं तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो बड़े बड़े आतंकी हैं, हाफिज सईद हुआ, असद मजूर हुआ, हमारा दुश्मन दाऊद हुआ, वो सब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हंट डाउन का जिक्र अब किया जा रहा है क्योंकि भारत टारगेटेड किलिंग करेगा और अपने दुश्मनों को खत्म कर देगा, उन आतंकवादियों को खत्म कर देगा जो मासूमों का खून बहाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपने 24 करोड़ लोगों को बचाएगा या आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ रहेगा अभी भी? बहुत शुक्रिया। देखे ना, सारे दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में बैठे हैं और जो अमन के प्रचार करते हैं वो देश से बाहर बैठे हुए हैं। बात ये है कि हिंदुस्तान ने तो आज तक कभी ना किसी दूसरे देश पे हमला किया और ना ही आज तक ये टारगेट किलिंग शिलिंग ये स्टाइल नहीं है हिंदुस्तान का, भारत का। तो अगर कोई मारा जाता है या वो मर्डर हो जाता है या असैसिनेट हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है कहना कि जी ये चूंकि भारत का दुश्मन था तो भारत ने असैसिनेट कर दिया। बट आई कैन टेल यू कैटेगोरिकली दैट देयर इज नो सच थिंग एज एन असैसिनेशन स्क्वाड आइदर इन रॉ और इन इंडियन आर्मी और एनएसए। ये हमारा स्टाइल ही नहीं है जी। हमारा स्टाइल है पानी बंद कर दो, हमारा स्टाइल है ट्रेड बंद कर दो, हमारा स्टाइल है यूएन में जाके इनके सबूत पेश करो, हमारा स्टाइल है सीधे छाती ठोक के मैदान में खड़े होके ये कहना कि तोड़ देंगे अब हम आतंकवाद की कमर। हम मुंह पे बोलते हैं और सामने कहते हैं, पीछे से छुरा नहीं मारते। और हम तो इंतजार कर रहे हैं भारतीय सेना का कि वो आए और हम जो है वहां लंगर लगाएंगे उनके लिए और जश्न होगा और फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी उन पे। वो आए, हम स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। बलूचिस्तान में भी तैयार हैं लोग, सिंध में भी तैयार हैं, पीओके में भी तैयार हैं। आप आने वाले बने, हमने तो दावत दे दी है कि तशरीफ ले आइए। डॉक्टर हमजा, जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत पतली हो रही है, जिस तरीके से उनके नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, एक तरफ वो डायलॉग की बात कर रहे हैं, डील की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो युद्ध की तैयारी की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान क्या ये समझ रहा है कि इन आतंकवादियों को भारत के हवाले कर देना चाहिए? क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा या फिर सख्त कदम उठाने जरूरी हो जाएंगे? देखिए, करेगा या नहीं करेगा ये तो एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो लेकिन इनको जैसा आरजू काजमी जी फरमा रही थी, इन्हें हवाले कर देना चाहिए, अपनी जान छुड़ाओ। लेकिन कोई बात तो है जिसकी वजह से ये उनको भी किसी दूसरे के हवाले नहीं करना चाहते। हो सकता है कुछ ऐसे राज हों, कुछ ऐसी बातें हों जो जिनकी वजह से इन्होंने इनको नाम तो प्रोटेक्टिव कस्टडी का या उसका दिया है, गिरफ्तार हाउस अरेस्ट का, लेकिन इनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। इस वक्त जो है जो आतंकवाद ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, उनके लीडर्स को जी सिक्योरिटी दी गई है। और मैंने सुना है कि जो पीओजेके के लॉन्च पैड हैं वहां से भी मूव कर लिया है दहशतगर्दों को, और जो ट्रेनिंग कैंप भावलपुर में था उसको भी शिफ्ट कर दिया किसी जगह। तो इनकी दौड़ें तो लगी हुई हैं और मैं समझता हूं कि सही वक्त पे और सही मौके पे इनको जवाब मिल जाएगा। नहीं, अमेरिका अगर कह रहा है डॉक्टर अंसर, अमेरिका अगर ये कह रहा है, जेडी वेंस साहब अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए हंट डाउन करने के लिए वो आतंकवादी जो भारत के दुश्मन हैं, तो क्या इससे कोई अकल पड़ेगी पाकिस्तान को या अभी भी वो रहनुमा बना रहेगा उन आतंकवादियों के जो मासूमों का खून बहाते हैं? कोऑपरेट कैसे करेगा पाकिस्तान? कोऑपरेट करने का क्या तरीका होगा? कोई इनके पास कोई तरीका है नहीं कोऑपरेट करने का। ये किस चीज पे कोऑपरेट करेंगे? इन्होंने कोऑपरेट करना होता तो ये 26/11 पे कर लेते। इन्होंने अगर होना होता
क्या कहते हैं उसको, कॉर्पोरेट। मेरे ना मैं असल में 2 दिन से सफर कर रहा हूँ, रात भी मैं सारी सफर में था, इंतहाई थका हुआ हूँ। तो कोऑपरेट करना होता तो 26/11 में कर लेते। इन्होंने कोऑपरेट नहीं करना, मुझे कोऑपरेशन चाहिए भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो कौमें 80 साल से फंसी हुई हैं, हमने वो कोऑपरेशन वाला, निगोशिएशन वाला, कंसल्टेशन वाला जो है ना, ये हमने अपनी डिक्शनरी से लफ्ज निकाल के समुद्र में फेंक दिए हैं। हम सिर्फ एक ही एजेंडा है हमारा, आजादी, पाकिस्तान से आजादी, नो नेगोशिएशंस। यू अनाउंस द डेट, वी कम एंड चाबियां हम ले लेंगे। नहीं, लेकिन वॉर का नाम उनके तमाम नेता लेते तो हैं, कहते हैं युद्ध के लिए तैयार हैं। वो ये भी कह रहे हैं आधी आधी रात को उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है, आधी आधी रात को उनकी नींदें खुल जाती हैं, और वो कहते हैं भारत हम पर हमला करने वाला है, फिर गीदड़ भपकी भी दे देते हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से के सिन्हा सर डरा हुआ है। और जैसे अमेरिका ने घुसकर एबटाबाद में ओसामा को खत्म किया था, क्या ऐसा ही ऑपरेशन भारत भी करेगा? क्या हाफिज सईद का अंत या उन तमाम दुश्मनों का अंत आ गया है जो पाकिस्तानी सरजमी पर पलते फूलते हैं और मासूमों का खून बहाते हैं? कहा जा सकता है। प्राची, जय हिंद। पाकिस्तान से जो गेस्ट हैं, मैं बोले सर, बोले। अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे से सवाल है, देखिए प्राची जो आप कह रही हैं कि हमारा, आ रही हूं मैं आपके पास, आ रही हूं, बोलिए सर, बोलिए सिन्हा सर, बोलिए। अमजद साहब सुनिए साहब, देखिए प्राची हमारा संकल्प क्या है और हमारे जो डायरेक्शंस हैं जो हमें दिखते हैं, जो हमारा ये है कि हम चुन चुन कर मारेंगे, और जो ये हमें इन्होंने दिया है स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट को ख़त्म करेंगे। यदि आप देखिए, ये पॉलिटिकल एम वेरी क्लियरली पूरे देश को बता दिया गया। और 2-3 एक्शन देखिए प्राची। एक एक्शंस हैं कि लॉन्ग टर्म एक्शन का जो रिट्रीब्यूशन है वो सिंधु वाटर का, ये इतना कभी नहीं हुआ। दूसरा, पाकिस्तान के जितने लोग थे उनको पहली बार, ये आपको 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में भी नहीं हुआ और 99 में भी नहीं किया, एक एक को छूट, क्योंकि मेन एक्सटेंडेड हैंड वो लोग थे। और तीसरी बड़ी जो बैटल इंडिकेटर्स हैं, हमने ये कहा है कि ऑल आउट प्रधानमंत्री का चल रहा है। देखिए, मेरा भी ये मानना है कि यदि आप पाकिस्तान को उसी तरफ बच सकता है, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई इस मामले में है। आर पार की लड़ाई हम पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद से आर पार की लड़ाई है। उसमें कुछ चेहरे तो हैं, वो टोकनिज्म हो सकता है। हाफिज सईद, $10 मिलियन का अमेरिका ने भी उसको लगा रखा है, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आफ्टर 26/11। वो आज भी जिंदा है, अमेरिका भी जानता है कि वो उधर उधर घूमता रहता है। मौलाना मसूद अजहर या सैयद सलाबुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का भारतीय है। इसके अलावा बहुत बड़े लिस्ट है मोस्ट वांटेड। 27 मोस्ट वांटेड लोगों का सफाया पाकिस्तान के अंदर ही हो चुका है। मैं यदि ये मानूं कि वहाँ के ISI ने करवाया या पाकिस्तान की जनता ने करवाई, तो एक बहुत बड़ा अच्छी बात है। वो तो कहते हैं भारत करवा रहा है। देखिए, बात आज ये है कि पाकिस्तान जिस तरह मोड़ पे है, एक बाल्कनाइजेशन, और ये हम लोग इसको रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन एंड स्ट्रेटेजिक सिचुएशन करिए। जिस तरह से वहाँ के खास करके आसिम मुनीर साहब ने 2 नेशन थ्योरी लाए, हिंदू मुसलमान किया और कत्ल गारत करवाई, पहलगाम में मैसेकर करवाया। तर्ज क्या था? 7 अक्टूबर जो आपने देखा था इजराइल के अंदर में हुआ था, तर्ज वही है। तो और उनकी लाइन, जिस तरह से बांग्लादेश में जो ISI के इंडिकेटर्स पढ़िए आप, ISI के जो चीफ थे उनको आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना देते हैं, और बांग्लादेश को भी वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं इन लोगों का किया कराया है। चाइना भी उसका साथ दे सकता है, पहले तो कहीं कहीं डीप स्टेट्स ऑफ वेस्ट भी साथ थे। जो आज के दिन में जो अमेरिका कह रहा है, इसके पहले तुलसी गवार्ड आई थी, वो कहती हैं कि एब्सोल्युटली इस मामले में अमेरिका हमारे साथ में। आज तो जेडी वैंस साहब ने भी कहा है, और व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन का आपने, ट्रंप के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा है कि भारत, ट्रंप की सरकार, पूरी अमेरिका खड़ा है इस मामले में। तो हम इसी मामले में चाहते हैं, हम थोड़ी कोई चाहते हैं कि हम कोई दूसरा मामला चाहें। मगर कुछ अदर इंडिकेटर्स हैं, मैं उसको यहाँ पर नहीं, लंबी हो जाएगी, आप बोलने भी नहीं देंगी। जो हमें करना है वो तो हम करके रहेंगे। इस बार ये टोकनिज्म हम नहीं कर सकते कि हम एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया या हम बालाकोट में रिट्रीब्यूशन कर दिया। और ये हमारे लीडरशिप का प्रण है, लक्ष्य है, और देश को पूरे विश्व, और ये इतनी जल्दी होगा भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये लंबी लड़ाई है।
जी। और ये लंबी लड़ाई, और मैं आपके माध्यम से बोलता हूं, देश के लोगों को ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। ये रिट्रीब्यूट होगा, और क्यों रिट्रीब्यूट इसलिए करेंगे हम, किस तरह करेंगे, और उसके बहुत आयाम हैं। आयाम 4 टुकड़ों से लेकर, पीओके से लेकर के पूरे आतंकवाद को खत्म। मैं नहीं कहता कि सारा चीज करने की जरूरत पड़ेगी, मगर यदि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, और पहली बार मैं चैनलों में बहुत आता हूं, आपका क्वेश्चन प्राची इतना सटीक जो आरजू से किया, मैंने आज तक नहीं सुना किसी चैनलों में। जो आपने कहा कि क्या पाकिस्तान इन आतंकवादियों को वापस करेगा या हैंडओवर करेगा, मैं तो ये कहता हूं, 2 और टर्म्स जोड़ता हूं आपके लिए भी, आप दूसरे चैनल में इसको जोड़ सकती हैं जब आप करेंगे, कि उसका ये कहना है हमने पठानकोट में इनको आने दिया था, आईएसआई को आने दिया था कि आके देखो कि किसका हाथ है। हमें वहां जाने की अनुमति इनके सरकार से चाहिए, इंडियन आर्मी वहां जाएगी जी। जितने लॉन्च पैड हैं उनको हम बर्बाद करेंगे, या हम लॉन्च पैड को यदि नहीं करते हैं तो हम कैप्चर करेंगे, या आप लेके चलिए। यदि ये कहते हैं कि आप जितने भी आतंकवाद के जो जाल फैलाए हैं उसका हम इंडियन आर्म फोर्सेस उसको निरीक्षण करके और हैंडओवर करो, तभी आप बच सकते हो। भारत ने तो अपना स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया है। लोग और सर अभी जो तस्वीर आ रही है पाकिस्तान से, वो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। आसिम मुनीर 7 दिनों बाद नजर आते हैं, हाफिज सईद को सुरक्षा प्रोवाइड कर दी जाती है, वो बाहर जाता है तो वीवीआईपी काफिले में जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि पाकिस्तानी आवाम की चिंता पाकिस्तान करेगा या उन आतंकवादियों की करेगा जो उसकी सरजमीं पर पड़ते हैं। बहल सर, आज जो हम तस्वीरें देख रहे थे गंगा एक्सप्रेस वे से, जहां हमारी एयरफोर्स की ताकत दिख रही थी, भारत की शक्ति आसमान में गरज रही थी, और वो तस्वीरें भी थी जो पाकिस्तान को याद दिलाएगी आज ही के दिन का वाकया जो 2011 में हुआ था, जब एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया गया था। क्या फिर ये रिपीट होने वाला है पाकिस्तान में? क्या फिर आतंकियों का खात्मा होने जा रहा है? इस बार भारत करेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने प्राची जी। यही तो मूल प्रश्न है कि हम करेंगे क्या। और सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा बेस आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और वो बेस ये है कि उरी के बाद हमने किया सर्जिकल स्ट्राइक, उनके सारे के सारे लॉन्च पैड जो आसपास थे उनको डिस्ट्रॉय किया हमने, 30 से 40 आतंकी मारे। पर क्या हुआ? उसके बाद पुलवामा हुआ। पुलवामा में हमने बालाकोट पे स्ट्राइक करी, 200 से ऊपर आतंकियों को मारा, कुछ उनके छोटे मोटे लीडर्स को भी मारा। पर क्या हुआ? उसके बाद अब पहलगाम हो गया। जब भी बालाकोट हुआ था, पुलवामा पे अटैक हुआ था, उस समय आईएसआई चीफ कौन थे? आसिम मुनीर। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर दोनों टाइम में थे, जब पहलगाम में भी हुआ है और उस टाइम पे भी हुआ है। और उसके बाद क्या आतंकवाद रुका? नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि जो मेन कल्प्रिट्स हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा के हाफिज सईद हैं, या चाहे वो जैश-ए मोहम्मद के सरंगना है, या दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइज के सरंगना है, इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैनन फॉडर है, थोड़े से मारे गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज है कि जो आर्मी के जनरल हैं, उनका तो बिजनेस है पैसे कमाना, चाहे वो ड्रग मनी से कमाए, चाहे वो 50 ऑर्गेनाइजेशन जो है 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है उनका, एक साल का 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट है, उसका पैसा। जनरल बाजवा का तो कहा जाता है 14,500 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया, $52 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया पापा जॉन के अंदर। इनको तो पैसे से मतलब है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मतलब है, रिविजनिस्ट गोल है इनका कश्मीर और भारत के अगेंस्ट एक्शन और टेरर एक्शन करना, ताकि भारत जब टेरर एक्शन के लिए रिस्पॉन्ड करेगा तब न्यूक्लियर थ्रेट देना और सबके पास भागना कि हमें बचाओ हमें बचाओ। अभी उनके पास ना पैसे हैं ना कुछ है। अगर हमें इस प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म करने के लिए सॉल्व करना है तो एक एक्शन हमने लिया है, पानी का बहुत ही अच्छा एक्शन लिया है, लेकिन जो दूसरा एक्शन है कि इन जनरल्स के मन में और इन आतंकी लीडर्स के मन में वो डर डालना कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम कहीं भी छुप जाओ, किसी बिल में चले जाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो हाफिज सईद है या चाहे वो जैश-ए मोहम्मद का है। तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात करी थी, आपने बताया 2 मई 2011 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर 190 किलोमीटर से नेवी टीम 6 जो है सील्स की, उसको लेके आए थे। 24 के करीब सील्स थे। उन्होंने आके क्या किया, वजीरिस्तान हाउस जो कि एबोटाबाद में है, जिसके अंदर ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, उसको जाके अंदर घुस के मार के आए और साथ में 3 और आतंकियों को वहां पे मारा।
तो क्या भारत ये करेगा? भारत कुछ भी करेगा, लेकिन इन आतंकियों को नहीं छोड़ेगा। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि हमें आसिम मुनीर को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जिसने ये पूरी प्लानिंग की है, जिसने ये 2 नेशन थ्योरी की बात की है, जिसने हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात की है, कश्मीर की बात की है, उसको एक्चुअली पकड़ना चाहिए, उसे मारना है हमें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एयरफोर्स और आर्मी का, जैसे कि आप बता रहे थे, अबोटाबाद तो एक चीज है, ये लंबी लड़ाई है, लेकिन अगर ये लोग रिटायर भी हो जाएं, आसिम मुनीर, मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, भारत नहीं छोड़ेगा तुम्हें और भारत नहीं छोड़ेगा उन आतंकियों को। आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी वैंस के बारे में कि वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने कहा है कि इनकी मदद करें। आपको क्या लगता है, आज जब आईएसआई चीफ बन गया एनएसए, जो कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को भी हैंडल करेगा और साथ साथ में मिलिट्री स्ट्रैटेजी को तो जनरल साहब हैंडल कर ही रहे हैं, और ये उन्हीं के दोस्त हैं, उन्हीं के साथ एक ही दिन ये हो सकता है रिटायर भी होने वाले हों, तो ये लोग क्या कभी भी आतंकी लीडर्स जो इनके बहुत क्लोज रहे हैं, जिनके क्लोज रिलेशंस हैं आर्मी और आईएसआई के साथ, और जिनकी फंडिंग पे आईएसआई और आर्मी करती है और उनके फंक्शंस पे ये लोग जाते हैं और पूरी प्लानिंग वहां से होती है, तो क्या आपको लगता है ये लोग दे देंगे आतंकियों को? कभी नहीं देंगे। ये कहते रहेंगे अमेरिकन को, जैसे इन्होंने अमेरिकन का बेवकूफ उस समय बनाया ओसामा बिन लादेन के साथ कि हमें तो पता ही नहीं वो कितने हैगा, मैं तो सुत्ती पई सी, मुझे तो पता ही नहीं वो कहां थे, तो वो सुत्ते ही पए थे तो उन्होंने अटैक कर दिया। और यही चीज हम करेंगे, हम ना आतंकी लीडर्स को छोड़ेंगे, ना हम पाकिस्तानी जनरल्स को छोड़ेंगे। तुम रिटायर भी हो जाओगे तो वे नहीं छोड़ेंगे। तो इजराइल को आपने देखा, इजराइल ने छोड़ा क्या? म्यूनिक ओलंपिक्स वालों को 20 साल के बाद भी मारा उनको जाके। हमारी लड़ाई लंबी है, क्योंकि इस बार हम आतंकवाद को एकदम खत्म करके रहेंगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान धीरे धीरे ही सही एक्सेप्ट तो कर रहा है कि हमारी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए हुआ, आतंक के लिए हुआ, लेकिन उन आतंकवादियों को क्यों पाले हुआ है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं बताता है। बारजू, मेरे जहन में एक हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि हमारे देश में जनता की वैल्यू सबसे बड़ी है, जनता सुरक्षित रहे, जनता को सब कुछ मिले, जनता कैसे बेहतर हो पाएगा ये ध्यान पहले रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या इसके बिल्कुल उलट है? हाफिज सईद को वीवीआईपी कल्चर में रखा जाए, असद मजूर को वहां पर पाला जाए, दाऊद को छिपा कर रखा जाए, ये प्रायोरिटी सरकार की पहले है। जनता को चाहे खाने के लिए कुछ ना मिले, चाहे जनता मारी जाए वॉर में। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझसे पहले जो गेस्ट बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ओसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़ा गया और अमेरिका ने ढूंढ के मारा, तो यकीनन कुछ लोग पाकिस्तान के इन्वॉल्व होंगे, वरना 10 साल यहाँ पर रहा वो और किसी को पता नहीं लगा, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका ने खुद ही ढूंढ लिया और मार दिया, वरना पहले ही मार देते, 10 साल तक क्यों बैठे रहते। तो हमारे कुछ लोग डेफिनेटली उसमें थे, और हो सकता है अभी भी हमारे कुछ लोग जो हैं वो इसमें भी रहें कि किस तरीके से हाफिज सईद और मसूद अजहर और जितने एक लंबी लिस्ट है, इनको जो है वो हटाया जाए, क्योंकि अब ये नुकसान जो है वो पाकिस्तान खुद भी उठा रहा है। और इसी वजह से कभी बिलावल भुट्टो और कभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर आपको बात करते हुए दिखाई देते हैं। जहां तक पब्लिक की बात है तो डेफिनेटली पाकिस्तान में हमेशा पब्लिक जो है वो आखिर में आती है। सबसे पहले हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट्स, हमारे फौजी, हमारे दूसरे इदारों के लोग, वो भी ऊपर के लेवल के, मैं आम फौजी की बात नहीं कर रही हूँ जो बेचारा बॉर्डर पे अपनी जान दे रहा होता है, मैं उन जनरल्स की बात कर रही हूँ जिनके बारे में हमारे गेस्ट बता रहे थे। जी बिल्कुल, उनके बाद ही पब्लिक का नंबर आता है, और वो मेरे ख्याल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान में। अगर होती तो शायद पाकिस्तान को बहुत पहले इस तरह के लोगों से उनका सफाया हो गया होता और पाकिस्तान ये सारी प्रॉब्लम ना झेल रहा होता। इसलिए कि इन लोगों का क्या है जी, ये तो निकल जाएंगे मुल्क से बाहर, इनकी फैमिलीज भी बाहर होती हैं, इनका पैसा भी बाहर होता है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन आम पब्लिक यहाँ पे सब कुछ भुगतने को रह जाती है। लेकिन अगर हमारे इस वक्त के पॉलिटिशियंस ये बात कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है और हमने ये सब कुछ किया है, सपोर्ट किया है, तो मैं थोड़ी सी उम्मीद रख सकती हूँ कि हो सकता है कि आप ये अपनी पॉलिसीज को चेंज करें और कुछ पाकिस्तान की आम पब्लिक के फायदे के लिए भी कोई पॉलिसी बने, और चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई भी हो, इन तमाम लोगों को सजा दी जाए। अगर ये भारत के हवाले नहीं करना चाहते कि ये बड़ा हमारा कोई हीरो है यहाँ पे बैठा हुआ, चाहे उसके सर के ऊपर कितना ही इनाम रखा हो, मेरे तो ख्याल है जितने हमारे यहाँ ये टेररिस्ट बैठे हुए हैं या जिनके ऊपर सरों पे इनाम है, मेरे ख्याल है पाकिस्तान को इनको हवाले करके वो पैसा ले लेना चाहिए, तो शायद IMF से ना मांगना पड़े। लेकिन बात सारी ये है कि उस तरफ कोई जाता नहीं है, उस पॉलिसी से ये लोग डरते हैं। इन्होंने जिस खौफनाक तरीके से
यहाँ पर एक इंतहा पसंदी को इन्होंने बढ़ा दिया है ज़ियाउल हक के जमाने से या शायद उससे भी पहले, उसको देखते हुए यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर आप देखिए कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब की डेथ होती है तो उसमें इतने लोग नहीं आते जितने मुमताज कादरी के जनाजे में आते हैं, जिसने के पंजाब के गवर्नर साहब को मारा था ब्लास्फेमी के नाम पर। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि माइंडसेट क्या है लोगों का, और ये बरसों में बना है और ये 2 दिन में तो खत्म होने वाला लगता नहीं मुझे। नहीं, आपके नेता आरजू एक तरफ मानते हैं, रक्षा मंत्री मान लेते हैं जब वो इंटरनेशनल फोरम पर इंटरव्यू देते हैं, बिलावल भुट्टो मान लेते हैं जब वो इंटरनेशनल फोरम पर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब अपनी देश में आते हैं तो आवाम के बीच में कहते हैं खून की नदियां बहा देंगे, हम तो एटॉमिक पावर हैं, हमारा अगर 10 आना नुकसान होगा तो 20 आना हम भारत का कर देंगे। तो आवाम को तो आप युद्ध की बात कर रहे हैं और हाफिज सईद को आप वीवीआईपी कल्चर में रख रहे हैं, वहां पे 4 लेयर सिक्योरिटी है, ब्रिगेडियर लेवल के अफसर तैनात हैं, सेफ हाउस में पहुंचा देते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो है ना बातों में आरजू? देखिए वो तो हमेशा से रहा है ना। अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो जिस वक्त हम अफगानिस्तान का साथ देने का दावा कर रहे थे उस वक्त हमने अमेरिका को भी तो स्पेस दी थी अपने आके, यहाँ से ड्रोन ले जाइए और उनके सर पे फेंक दीजिए। तो वो तो डबल पॉलिसीज हमारी हमेशा से रही हैं और शायद इसी का नुकसान हम इस वक्त उठा रहे हैं। जिस दिन हमारी पॉलिसीज ठीक हो गई और हम डबल पॉलिसी डबल गेम खेलना बंद कर देंगे उस दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस भी कर जाएगा, इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी और तमाम प्रॉब्लम्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। एक सवाल बस आरजू आपसे और पूछना चाह रही हूँ, काम पाकिस्तानी होने के नाते आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, फिर दोनों डिफेंस एक्सपर्ट को लेकर आऊंगी। हाफिज सईद या मसूद अजहर या दाऊद या बाकी जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, इनको लेकर क्या आम धारणा पाकिस्तानियों के बीच में होती है? इन्हें क्यों इतने साजो सज्जा में या वीवीआईपी कल्चर में रखा जाता है? आम आवाम क्या सोचती है इनके बारे में पाकिस्तान की? देखिए पहले तो पब्लिक और तरह से सोचा करती थी, उनको यही लगता था कि ये यहाँ पर हीरो हैं और ये बड़ा कोई मदद करने जा रहे हैं, कभी फलस्तीन की और कभी कश्मीर की, यही बताया जाता था। लेकिन अब लोगों की सोच जो है काफी हद तक बदलती जा रही है, सबकी नहीं लेकिन कुछ लोगों की, और डेफिनेटली उसमें जो है वो सोशल मीडिया का बहुत हाथ है। लोगों ने अपने आप को अपडेट किया है, अपने आप को करेक्ट किया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि सब लोगों ने। लेकिन इसमें अभी जैसे मैंने कहा कि बहुत साल लगेंगे, बल्कि कई 100 साल शायद लगेंगे कि पाकिस्तान में तमाम लोग जो हैं वो अपने आप को उस लेवल पे सोचने के काबिल बना सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि सिन्हा सर, भारत के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जरा पाकिस्तान की बात कर लें जो वॉर की गीदड़ भभकी दे रहा है, एटम बम की धमकी दे रहा है, परमाणु बम की धमकी दे रहा है, और फिर दबी जबान में ये भी कह देता है हम डील करने को तैयार हैं, हम वॉर नहीं चाहते, हम तो शांति चाहते हैं। कभी अमेरिका से बात करता है, कभी कहता है मेरे साथ तो इतने सारे मुल्क खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचता है? उसे तो समझ में आ रहा है ना कि चारों तरफ से आफत उस पर टूट पड़ेगी। अब देखिए पाकिस्तान के पास में ऑप्शंस तो नहीं है। पाकिस्तान की, जैसे आरजू बता रही थी, 25 करोड़ की जनता, काफ़ी जनता अब चेंज हो चुकी है। इनका रेडिकलाइजेशन, पाकिस्तान का टोटल रेडिकलाइजेशन कब हुआ था? 89 के समय जब ज़ियाउल हक साहब थे और उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट चलाया था स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट कि हम करेंगे, और पूरी दुनिया में ये फैला। यहीं से पाकिस्तान इसीलिए एपिसेंटर कहलाता है, अलकायदा, आईसिस एंड ऑल दोस थिंग। तो इनको ये लगता था कि हम तो हीरो हो गए। और दूसरा जो सबसे बड़ा इनके अंदर में 2 गलत फहमियाँ आई। एक तो ये कि हम कहीं पे दुनिया के कहीं भी हाथ डाल सकते हैं, 9/11 में इनके हाथ हैं या कहीं भी हम डाल सकते हैं। दूसरा, जब 98 के अंदर में हम लोगों ने अपना परमाणु परीक्षण किया तो उनके कुछ दिनों के बाद इन्होंने किया, और उसमें कौन है मैं नाम नहीं लूँगा, चाइना है, अमेरिका भी था जो इनको हेल्प किया कि ये न्यूक्लियर हो जाएं, भारत के साथ आ जाएं। हमारी क्या गलती है? और वो गलती हमें नहीं दोहरानी चाहिए। जब कारगिल वॉर हुआ 99 में तो हमने एक सेल्फ मॉनिटरिंग ले लिया कि हम एलसी के उस पार नहीं जाएंगे। मैं उस लड़ाई को लड़ा हूँ बहुत। तो हमारे जो लेवल अप टू से डिविजनल लेवल बहुत साहसी, बहुत, मगर कहीं ना कहीं हायर लेवल हम इन चीज़ों में पड़ गए और लोगों की सोच हुई है पॉलिटिकल कि नहीं हम सेल्फ मॉनिटरिंग लीजिए, आप केवल यहाँ से निकालिए। तो पाकिस्तान उसके बाद उसको ये आ गई पता, उसी के बाद चल रहा है, उसके बाद वो डाउन हुए थे। नहीं तो ये आधा किलो का बम, 2 किलो का, पता भी नहीं है कि नहीं है इनके पास में। जो ये न्यूक्लियर बोगी हम कहते हैं जिसको, अब उसका पहला बार आप हुआ जब आप सर्जिकल स्ट्राइक किया और बालाकोट गए। इनके पास कुछ नहीं था। इन्होंने जब हमारा अभिनंदन गया तो उसके डर से वापस आ गए। तो देखिए
आज आपके पास स्टैब्लिश्ड फैक्ट ऑन ग्राउंड्स हैं, दीज आर द इंडिकेटर। ये कुछ नहीं कर, न्यूक्लियर बोगी आप बताइए, यदि वहां पर यूक्रेन में अभी तक नहीं हो पाया, जहां पर रशिया के पास इतना है और पूरा वेस्ट उसके साथ 31 डेज हैं, पूरा न्यूक्लियर एक्सचेंज तो नहीं हुआ ना। हम अब जब करते हैं, हमारा पूरा अभी गलवान में हुआ, एक बार हमने चाइना और भारत ने नहीं कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर है, आप कुछ करेंगे तो हम मार देंगे। ये जो गिदड़ धमकी देते हैं और हमारे आपके माध्यम से हमारे देश के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इनका डीन्यूक्लियराइजेशन यदि हम एक्सटेंडर करते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ इतनी कम है, इतनी कम है, यदि हम ऑल आउट जाएं और हम इनको मंकी की तरह नचा करके मार सकते हैं, मगर हम जो कन्वेंशनल वे में मंकी की तरह, ये जो इसको पता नहीं लगेगा कि करने कैसे। देखिए आज पूरा सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान बिखर सकता है, मगर हम उस बिखराव में हम उसमें शामिल नहीं हैं। यदि बलूचिस्तान की लड़ाइयां चल रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान चाहते हैं, सराकी मूवमेंट शुरू हो चुका है आपके पंजाब में। हम अपना गेम, मैं आपको यकीन दिलाता हूं प्राची, और आपके माध्यम से पूरे देश, और आरजू आप भी सुन रही हैं, हम ये लड़ाई आर पार की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है, संकल्प की लड़ाई है। जो आतंकवाद इन्होंने अपना स्टेट का एक स्ट्रैटेजी बनाया है, वो तो खत्म होगा ही, और पूरी दुनिया हमारे साथ है, चाहे कोई भी आके खड़ा हो जाए। आज वो टर्की आपके पीछे पीछे घूम रहा है, सुनने में आया C-130 है, उनके लोग आ चुके हैं यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग कर। आप कुछ कर लीजिए, इन्होंने बड़ा अच्छा गेम खेला है, एक जिसको मैं सैल्यूट करता हूं। ये इन्होंने बांग्लादेश, जिसको हमने खड़ा किया, जो हमारे साथ था, आज अपनी तरफ जोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। वहां रेडिकलाइजेशन यही इन लोगों ने, और ISI चीफ जो NSA बना है, ये अभी थोड़े दिन पहले ये था बांग्लादेश, तो ये सोचता है तो बांग्लादेश का भी खत्म करने। देखिए जो हम कहते हैं, मैं मानता हूं 1 नेशन थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी यदि उन्होंने शुरू किया है, वी विल डू इट 1 नेशन थ्योरी। हमें मजबूर ना करें, मजबूर ना करें। और यदि आप मानते हैं, और आरजू आप इसको लेके आप बहुत सेंसिबल हैं, यदि आप आवाज अभी भी रह सकती हैं, लगातार रहती हैं और डिबेटों में आती हैं, तो आप कहिए कि ये जो आपने गंदा खेल खेला है, जो कत्ले गारत की है, और हमास के लाइन पे आप आ रहे हैं। पहले तो यानी हमास के लाइन पे नहीं थे, जो कि वहां तो डिफीट हो गई। ये एपी सेंटर आपको खत्म कर देगा, ये समझना चाहिए आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर, और जिस तरह से बहल साहब कह रहे थे, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। नहीं, आसिम मुनीर की अगर बात कर लें कि आसिम मुनीर पर टारगेट करना या आसिम मुनीर को ही खत्म करना कितनी बड़ी बात होगी, या उससे कितना बड़ा फायदा होगा आतंकवाद को खत्म करने के लिए? टेररिस्ट। बिल्कुल आरजू, ये तो आप भी मुझे बता सकती हैं। आसिम मुनीर अभी तक गायब नजर आ रहे थे, जनरल आसिम मुनीर, अचानक से एकाएक उनकी एंट्री हो गई। पाकिस्तान को जरूरत आन पड़ी कि नैरेटिव चलाया जाए, टैंक पर खड़े होकर स्पीच देते हुए उनको दिखा तो जरूर दिया गया, लेकिन आसिम मुनीर भी कितना बड़ा खतरा है खुद पाकिस्तान के लिए, ये शायद आप भी जानती होंगी। देखिए आर्मी चीफ हैं वो, और उन्होंने कहीं, मैंने अभी तक हिस्ट्री में भी नहीं देखा कि कोई पाकिस्तान का आर्मी चीफ गायब हो गया हो, क्योंकि जंगें तो हमने लड़ी हैं, चाहे जैसे मर्जी हुई हो, लेकिन ये कि जाहिर है कि उनके बारे में न्यूज़ नहीं आ रही थी, और उसके बाद अब मीडिया को शायद परमिशन मिली है तो उन्होंने दोबारा से बताना शुरू किया। ऐसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी दिखाई नहीं दे रहे थे, और उनके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आर्मी चीफ तो जाहिर है कि जब एक तरफ से भारत की तरफ से वॉर का, या वॉर ना सही, अटैक की बात की जा रही है, तो जाहिर है वो अपने उसी तरफ जो उनकी ड्यूटी है, असल ड्यूटी जो उनकी है, मेरे ख्याल है वही करने में लगे होंगे। लेकिन इस वक्त लोग चाह यही रहे हैं कि बात बहुत लंबी ना हो, और चाहे वो हमारी मिलिट्री है, चाहे गवर्नमेंट है, या चाहे आम पब्लिक है, वो नहीं चाहती कि भारत के साथ हमारा कोई लंबे अरसे तक के लिए कोई झगड़ा बने रहे। बल्कि इससे पहले तो हम लोग ये तक चाह रहे थे कि ट्रेड जो है वो दोबारा शुरू की जाए। तो अब देखते हैं कि अब अमेरिका भी बीच में आया है, और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनकी बात को सुने, और यहाँ पर जो लोग इन्होंने बिठा रखे हैं, पाले हैं, इनको उठाकर 2-4 को तो कम से कम भारत के हवाले कर ही देना चाहिए। नहीं, डर तो है, जंगी सायरन लगाए गए हैं बहलसर कई शहरों में, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जंगी सायरन लगाए शहरों में
सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन गलत शहरों में लगा है, इसलिए कि केपीके बिल्कुल दूसरी तरफ है और पंजाब में नहीं लगा है, लेकिन केपीके में मुझे नहीं पता किस घबराहट में उन्होंने लगा दिया है। घबराहट तो है बहल सर, ये तो पूरी तरीके से कहा जाएगा। वो जानता है कि हाफिज सईद हमारे हाथ लगा तो बहुत सारी बातें पर उनके ये आतंकवादी रहते हैं भाई, वहाँ कैंप पे वहाँ सबसे ज्यादा है केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में सारे आतंकवादी ज्यादा हैं, उनके कैंप पे ज्यादा हैं। जब भी हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो लगा रहे हैं तो बेसिकली वहां पे दोनों साइड पे पश्तून्स रहते हैं, चाहे वो अफगान में रहते हैं चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। और पूरी लड़ाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान की इसी बात से है कि जो पाकिस्तान के अंदर पश्तून रहते हैं वो वाला एरिया भी, तभी ये लोग डुरांड लाइन को नहीं मानते, ना अफगानिस्तान मानता है, ना टीटीपी मानता है, ना ही पश्तून मानते हैं। और इनफैक्ट कुछ लोगों को गलत फहमी है पाकिस्तान के अंदर ही। कल किसी डिबेट में मेरे साथ कोई और भी पाकिस्तानी पर्सनल थे, तो वो ये कह रहे थे कि जो उन्होंने अब्दाली और दूसरी मिसाइल्स का नाम रखा है, एक्चुअली जो आए थे, अब्दाली आया था या वो उसकी डायनेस्टी तो दुरानी डायनेस्टी थी, यानी कि पश्तून की डायनेस्टी थी, तो वो मुगल तो था नहीं। तो ये जो बेसिक आइडिया ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर की जो उनकी ओरिजिनल लोग हैं वो कहां से आए हैं, वो हमेशा मुगल की बात करते हैं। और अगर हम देखें लश्कर तैयबा को, वो हाफिज सईद का बेसिक एम है डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया और दूसरा एम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक कैलिफेट। अरे ये दो चीजों का एम है, ये एम नहीं है कि तुम अपने देश को, पाकिस्तान को आगे ले जा सको। अभी पाकिस्तान अवाम को ये समझना पड़ेगा कि देखो हम कितने मुश्किल समय से, मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूं आरजू से। आरजू जी, मैं आपसे बहुत इंप्रेस्ड हूं। क्यों इंप्रेस्ड हूं? आप इतने खुली तरीके से बोल रहे हैं। आप पाकिस्तान में हैं कि बाहर हैं? सर मैं इस्लामाबाद में हूँ, मेन कैपिटल में। इस्लामाबाद में, और आप इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं। अरे आप डरते नहीं, कल आपको इनके गुंडे उठा ले जाएंगे आर्मी के। तो जैसे कि उन्होंने वो 5-4 लेडीज हैं बलूच की, एक का नाम शायद बिबोक बलूच है और 3 और एक डॉक्टर साहब भी हैं, उनको कितने टाइम से यातनाएं दे रहे हैं, 2 हफ्ते से उनको पकड़ के एक जेल से दूसरे जेल, और कितनी यातनाएं दे रहे हैं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा कम बोलिए, लेकिन आवाम में ज्यादा लोगों को उकसाइए कि अब समय आ गया कि पाकिस्तानी जनरल्स को हटाएं। और उनके अगेंस्ट पाकिस्तानी जनरल्स कहते हैं कि 63 के करीब पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने रिजाइन किया, ऐसे किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर से मैंने पढ़ा है, जिसमें 3 मेजर जनरल हैं। उनको विश्वास नहीं है अपने जनरल मुनीर पे, और ये यहां तक सुनने को आया कि कई और रिजाइन करके देश छोड़ के भी चले गए हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको पाकिस्तान की चिंता, ये मैसेज मेरा आसिम मुनीर के लिए है, आपको पाकिस्तान की अगर चिंता है, अपनी जेबें भरनी बंद करो, करप्शन को बंद करो, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ फोकस करो। हमारे से माफी मांग लो और हमें टेररिस्ट सारे लीडर दे दो, उसके बाद यह सोचा जा सकता है कि तुम्हें बख्शा जाए कि नहीं बख्शा जाए। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अगर तुमने ये एक्शन नहीं लिए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप रिटायर भी हो जाएं, जहां रहें हम वहां आके आपको मार। अच्छा, आप ये कह रहे हैं सर कि आसिम मुनीर का इलाज करना बेहद जरूरी है, उसका इलाज करेंगे तभी शायद जो पूरी की पूरी सेना को रेडिकलाइज किया है पाकिस्तान की, वो दुरुस्त हो पाएगा। बिल्कुल, ये हर पाकिस्तानी जनरल के मन में डर डालना है कि अगर आपने आतंकवाद एज अ टूल को चुना तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और अगर ये डर नहीं जाएगा तब तक आतंकवाद भारत के अंदर नहीं बंद होगा। आरजू, आपके यहाँ के नेता बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जिन्हें हम गीदड़ भपकी कहते हैं, बार बार एटम बम की धमकी देते हैं, तबकि सामने वाला जो देश है उसके पास खुद एटम बम है, आपसे ज्यादा एटम बम है। अगर उसका इस्तेमाल हो गया तो क्या होगा 24 करोड़ पाकिस्तानियों का, इसकी फिक्र शायद उनको नहीं है। लेकिन कभी फैंटास्टिक टी की बात करते हैं, कभी कहते हैं हमने आपका जहाज गिरा दिया। अब जिन लोगों को असल बात करनी चाहिए, एक बयान में पढ़ रही हूं, पाक एयर मार्शल हैं विंग कमांडर, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है कि अभिनंदन को हमने भारत के डर से रिलीज किया था, हमें डर था कि हम पर मिसाइल अटैक हो जाएगा, कोई शांति के लिए नहीं किया था। तो ये सच क्यों नहीं बताते हैं पाकिस्तानी आवाम को वहां के नेता? देखिए, ये सब तो पब्लिक को पता है, ये तो असेंबली में खड़े होकर बात की गई थी ना कि टांगे कांप रही थी, जिसको हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी उल्टा बोलते हैं, कांपे टांग रही थी बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो सब है, आपको पता है असेंबली में बात हो, ये सब जानते हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया भी डाउन कर दिया गया है कि जी कोई अपने आप को अपडेट ना कर सके, कोई सुन ना सके। लेकिन जिस वक्त कुछ भी नहीं था प्राची, कोई टेंशन नहीं थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, उस वक्त भी शेख रशीद साहब पाव के बम जो है वो उसका बताते रहते थे। तो ये तो हमारे पॉलिटिशियंस की एक आदत सी है
कि वो हर वक्त यही बताते हैं कि हमारे पास एटम बम है। अब यही चीज जिस वक्त हमने बनाया था उस वक्त के भी स्टेटमेंट्स अगर देखें आप भुट्टो साहब की, तो वो कहते थे हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। अब इस वक्त इत्तेफाक से हम घास ही खा रहे हैं। अब वो घास भी जो है वो कम हो गई है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस वक्त ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस को सोचेंगे, इकोनॉमी को सोचेंगे, या इवन एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का सोचेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब ये बात की जा रही है, आप लोग कर रहे हैं, कई दूसरे लोग बात कर रहे हैं, शायद कोई ऐसा पाकिस्तानी उठे जो इन तमाम चीज़ों पे जिसकी के मेन ज़रूरत है पाकिस्तान के लोगों को, उसके ऊपर भी काम करे। हर वक्त कि ये टेंशन जो हमें लगी रहती है, कभी टीटीपी और कभी बलूचिस्तान और कभी भारत के साथ नाराज़गी, उसको ख़त्म करें और एक प्रॉपर तरीके से एक नॉर्मल कंट्री के तौर पे इसको चलाने की कोशिश करें। नहीं, घास खिलाना आरजू मंजूर है, लेकिन हाफिज सईद पर कॉम्प्रोमाइज करना पाकिस्तान को मंजूर नहीं है, आतंकवादियों पर कॉम्प्रोमाइज करना पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। अब एक चीज प्राची मैं बोलना चाहूंगा, ये न्यूक्लियर वेपन्स की हमेशा हम बात करते हैं। आप क्रिस्टीन फेयर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उसकी रीडिंग्स को पढ़िए, या फिर पाकिस्तानी ओरिजिन ऑथर हैं सुल्तान, उसकी रीडिंग्स को पढ़िए, तो वो यही कहेंगे कि कोई बम उड़ाने वाले नहीं है ये लोग, ये अपनी पूरी हस्ती को मिटाने के लिए तैयार नहीं है। ये धमकी जरूर देते हैं पर करेंगे नहीं, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस हैं, यानी कि उस वेपन का वैल्यू तब तक है जब तक उसका इस्तेमाल नहीं होता। और वो ये क्या सोचते हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट एसोसिएशन ने क्लियरली बोला कि भारत के पास 180, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अमेरिकन, मुझे तो खुद नहीं पता, 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं भारत के पास, जिनकी यील्ड 12 से 40 किलो टन है। पाकिस्तान के पास तो पटाखे हैं इस कंपैरिजन के अंदर। तो अगर हम एक भी ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स यूज करते हैं तो पाकिस्तान के 6 सिटीज का क्या हाल होगा, 10 सिटीज का क्या हाल होगा, वो मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं। तो पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन तो होगा पर पाकिस्तान का नामो निशान हो जाएगा। एक सवाल का जवाब बहुत छोटे में आरजू दे दीजिएगा, ये मेरी दिलचस्पी है जानने में कि जनता को घास खिलाएंगे लेकिन हाफिज सईद को पकवान परोसेंगे, ऐसा क्यों है? क्योंकि जनता की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना पाकिस्तान में। आपने देखा है कभी कि हमारे वोट से कोई गवर्नमेंट बनी हो? हमेशा गवर्नमेंट तो वही आती है जो कि जिन्हें लाया जाता है वही आते हैं, जो पब्लिक बेचारी वोट करती है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इसी वजह से जब नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था तो इमरान खान, और इमरान खान के टाइम पे शहबाज शरीफ आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी से समझ जाइए कि जनता कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए।